जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट है, फिजिक्स का सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके लिए यूनिट 1, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, चारों यूनिट से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करा दूंगा। इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर आएंगे, इस वीडियो को देख लीजिए, फिर एग्जाम में जो आप एग्जाम देकर आएंगे पेपर मैच कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद्युत क्षेत्र की प्रबलता से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक है, आपको मैं कुछ ट्रिक और कुछ टिप्स से भी समझाऊंगा वीडियो देखते देखते, जो आपके याद हो जाए। ओके, फोकस करना है आपको, जो मैं बोल रहा हूँ ईयरफोन लगा लीजिए, कुछ भी वर्ड्स पे पूरा फोकस करना है। माइंड से पहले तो अभी के अभी याद करा दूंगा, माइंड से पहले तो आपको इधर उधर की बातें सोचना बंद कर दो। कोई टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाम की टेंशन है कि एग्जाम नज़दीक आ रहा है, सब कुछ भूल जाइए। जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड्स पे फोकस कीजिए और जो इन पे वीडियो को देखिए। विद्युत क्षेत्र की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो? किसी आवेश और आवेश के निकाय के चारों ओर का वह परिक्षेत्र जिसमें इन आवेशों की उपस्थिति का अनुभव किया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए, पहले मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि पहले अर्थ होता था, अर्थ जो जमीन में लगाते थे और चारों तरफ उसके वाटर डालते थे, तो यहाँ तक हमें उसके थोड़ी आसपास तक जो है इलेक्ट्रिक विद्युत जो है फील होता था बॉडी में। तो इसी तरीके से है आवेश। पहले तो ले लो आवेश, क्यू से ले लो आवेश, वह आवेश के निकाय के चारों ओर का वह परिच्छेद है। चारों ओर का आवेश व आवेश के निकाय, आवेश क्यू और आवेश के निकाय, निकाय यानी बॉडी, लिखा हुआ है इंग्लिश में आपके लिए। आवेश व आवेश के चारों ओर का वह परिक्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर एक एक आवेश की उपस्थिति का अनुभव हो, एक फील हो, ठीक है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसको फॉर्मूले से हम बताएंगे, इतना सब कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इतना करना है, आवेश, आवेश के निकाय का वह चारों ओर का वह परिक्षेत्र जहां एक आवेश की उपस्थिति का अनुभव हो, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको एक फॉर्मूला लिखना है, वेक्टर ई इजकल टू लिमिट एफ क्यू जीरो, ये फॉर्मूला लिखना है। फिर यहाँ पर बताना है आपको, एफ यहाँ पर स्थैतिक बल है, ई यहाँ पर वो विद्युत क्षेत्र है और क्यू यहाँ पर आवेश है। ये आपको बता देना है और जो ऊपर बताया है वो लिख देना, ठीक है। एक वेक्टर राशि है तो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता पर एक टिप्पणी हो जाएगी और आपका पूरे के पूरे मार्क्स इस पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़ना आपको इस तरीके से है कि एग्जाम में दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, एक बार और समझाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ताकि ना समझाना पड़े इसलिए एक बार और अभी समझाना पड़ेगा। बार बार आप करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बार बार क्वेश्चन को करे जाएं 10-15 बार, एग्जाम का टाइम आ जाए, ठीक है। अब अपने आप से करिए, अपने आप से कीजिए, क्यू आवेश व आवेश के निकाय के चारों ओर का वह परिच्छेद, आवेश व आवेश के निकाय के चारों ओर का वह परिच्छेद जहां पर एक आवेश की उपस्थिति फील हो, आवेश की उपस्थिति का अनुभव विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फॉर्मूला क्या था, वेक्टर ई इजकल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। एफ यहाँ पर स्थिति की बल है, क्यू जीरो क्या है, क्यू जीरो एक आवेश है, अति सूक्ष्म परीक्षण आवेश है और ये एक वेक्टर राशि है, ठीक है। ई विद्युत क्षेत्र है, वेक्टर राशि है और स्थैतिक बल एफ का ये अनुभव करता है। ये होगा आपका विद्युत क्षेत्र की प्रबलता। नेक्स्ट है आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल और कूलाम का नियम। यह कूलाम का नियम 12th का है, ठीक है। दो बिंदु आवेशों के बीच के किसी निश्चित दूरी पर आवेशों के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्यस्तुक्रमानुपाती होता है। यह था आपका कूलाम का नियम, यह 12th का ही है, यह आपको बार बार कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको करना है, वेक्टर ई दिया है माइनस ग्रेड वी डेल वी, ये जो डेल लगा होता है इसका मतलब होता है अति सूक्ष्म वैल्यू। तो सबसे पहले तो आपको माना कि क्यू बिंदु आवेश है और आर पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ई दिया है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एकांक जो वेक्टर है, ठीक है। और इसको फिर आपको सोल्व करना है, ग्रेडियंट 1/r डेल 1/r को डेल को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -1/r²। पूरा फॉर्मूला आपको लिखना है, 1/4πε0, यहाँ पर q अपॉन r था और इस q को यहाँ लिख दिया है 4πε0 के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, पूरा को सोल्व करने के बाद ये माइनस का डेल आपका आ जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से करना। इसके बाद क्वेश्चन आता है समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यदि किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, मान लो ये एक पृष्ठ जिस पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पृष्ठ के जो है प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। सिंपल सी बात है, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अगर विभव समान है तो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अगर विभव समान है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं समविभव पृष्ठ। नॉर्मल है, हो गया, इतनी सी डेफिनेशन थी, समविभव पृष्ठ उसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू जीरो, विभवांतर वाला यहाँ पर फॉर्मूला आपको लिख लेना है, और यहाँ पर डब्ल्यू ए बी कार्य को जीरो डिनोट कर देना है। फिर कार्य जीरो होते ही तो वी ए इजकल टू वी बी आपका हो जाएगा नॉर्मली, क्योंकि कार्य जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, इसे जीरो होने के बाद वी बी इजकल टू वी ए हो जाएगा। तो आपका समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। जहाँ पर विभव समान है, समविभव पृष्ठ है, वहाँ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाकर पुट करोगे तो उस पर कोई काम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव सर आप क्या समझते हैं। तो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव ये भी 12th का है, P इक्वल टू 2Q है। ओके, नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6th नंबर क्वेश्चन को बाय द कूलम्ब्स लॉ से हम करेंगे। कूलम्ब्स लॉ से करने के बाद इस R की जगह पर ये पुट कर देंगे IX JY और KZ ट्रॉय में, और कर्ल डेल E से इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। और ये देख लीजिए वेक्टर फॉर्म में, इस तरीके से इसका आप सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं। 1.45 क्यू आर स्क्वायर बाहर रखकर इसको अंदर आपको जीरो पुट करना है। और यहाँ पर जहाँ पर ये खत्म होगा, जहाँ पर इस क्वेश्चन का एंड होगा 6th का, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन सनक्षी होता है, ये भी आपको दर्शाना पड़ेगा। कर्ल E इजकल टू जीरो, ये विद्युत क्षेत्र की प्रबलता है और दर्शाना है कि ये सनक्षी है क्या। तो जहाँ पर आपको आपने ये जीरो किया है, जहाँ पर आपने इसको जीरो दिखाया है, वहाँ पर आपको स्टोक्स की प्रमेय लगानी है। स्टोक्स की प्रमेय डबल इंटीग्रल कर्ल ई वेक्टर ई डेल एस और ई डेल आर, यहाँ पर कर्ल जीरो था, कर्ल ई जीरो था, तो आपको ई डेल आर भी जीरो हो जाएगा। ई डेल आर भी जीरो था क्योंकि कर्ल ई जीरो था, तो समाकलन इसका क्या हो जाएगा, शून्य, और सनक्षी ये हो जाएगा। ये आपके फ्री के नंबर हो जाएंगे इन दो क्वेश्चनों से। विद्युत विस्थापन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। विद्युत विस्थापन यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। विद्युत विस्थापन, माना संधारित्र की प्लेटों पर मुक्त आवेश का पृष्ठीय घनत्व है सिग्मा और पट्टिका में प्रेरित पृष्ठीय घनत्व है सिग्मा, और सिग्मा डैश के कारण स्थापित विद्युत क्षेत्र है E0 और E डैश। अब पट्टिका के अंदर मान लीजिए कि मुक्त आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है, पट्टिका के प्रेरित ध्रुवण आवेश का सिग्मा प्रेरित पृष्ठीय घनत्व कितना है, सिग्मा, और सिग्मा डैश। अब देखिए ध्यान से, पहले इसको डेरिवेशन को आप देख लीजिए। मुक्त आवेशों का पृष्ठीय घनत्व क्या था, सिग्मा, प्रेरित ध्रुवण आवेशों का पृष्ठीय घनत्व कितना था, सिग्मा डैश। इन्हीं के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हुआ है, E0 और E डैश। अब E इक्वल टू हो जाएगा आपका E0 माइनस E डैश, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो सिग्मा माइनस सिग्मा डैश अपॉन में एप्सिलॉन जीरो, एक ही आ जाएगा। और यहाँ पर आपका E चल रहा है, E इजकल टू सिग्मा माइनस सिग्मा एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो की इस E में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एप्सिलॉन जीरो E आ जाएगा। यहाँ पर सिग्मा माइनस सिग्मा डैश, सिग्मा को बाहर ले लेंगे, अंदर हो जाएगा आपका एप्सिलॉन जीरो, E अंदर आ जाएगा, E इधर अंदर आ जाएगा, और ये सिग्मा डैश प्लस में हो जाएगा। सिग्मा डैश की जगह पर P पुट कर देंगे, तो जहाँ पर सिग्मा डैश है वहाँ पर आपने P पुट कर दिया, तो ये विद्युत विस्थापन D हो जाएगा। यहाँ पर आपको D कर देना, और नेक्स्ट वाला भी इसी से हो जाएगा, जहाँ पर आपने इसको खत्म किया। D इजकल टू आपने किया एप्सिलॉन जीरो E प्लस P, ये पैरावैद्युतांक में संबंध स्थापित करना है, ये इसी से, जहाँ पर आपने ये छोड़ा ये कंप्लीट होगा। D इजकल टू सिग्मा एप्सिलॉन जीरो E प्लस P, और यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता D की जगह पर आपको पुट करना है एप्सिलॉन E, और P की जगह पर पुट करना है आपको XEE। इस P की जगह पर आपको ये पुट कर देना है, इस P की जगह पर यहाँ, और D की जगह पर आपको ये पुट कर देना है, दिख रहा होगा, ये आपको D की जगह पर पुट करना है, ये आपको P की जगह पर पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे ही आप मान पुट करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। फिर E एप्सिलॉन जीरो की जगह पर आपको K पुट करना है, और आपका ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपके समझ में ना आए तो क्वेश्चन का नंबर आपको डालना 9। जैसे क्वेश्चन 9 समझ में नहीं आया तो पार्टिकुलर आपको मैं सॉल्व करते हुए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। पैरावैद्युत ध्रुवण P से आप क्या समझते हो।
जब किसी परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अणु द्विध्रुव बन जाते हैं। जब किसी परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अणु विद्युत के द्विध्रुव बन जाते हैं। परावैद्युत ध्रुवित हो जाता है और परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परावैद्युत का ध्रुवण भी कहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पर बहुत ही बढ़िया, आपको याद करना होगा। जब किसी परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके अणु विद्युत के द्विध्रुव बन जाते हैं तो परावैद्युत ध्रुवित हो जाता है। परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव को एकांक आयतन में परावैद्युत के एकांक आयतन में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का समाकलन विद्युत पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको ये और अच्छे से करा दूंगा। विद्युत विभव की परिभाषा ये भी 12th का है। अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को विद्युत विभव कहते हैं। गॉस का नियम समाकलन अवकल रूप, ये जो है गॉस के नियम का समाकलन अवकल रूप, ये आप देख लीजिए। इस पर मैं एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँगा, लॉन्ग वीडियो इस पर आपको मिलेगी। गॉस के नियम का समाकलन और अवकल रूप एक बार इस वीडियो में भी देख लीजिए। किसी बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध नेट आवेश के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ये विद्युत फ्लक्स का है। फाई ई इक्वल टू ई डेल एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इंटीग्रल रूप आपका हो जाएगा ई डेल एस इंटीग्रल डाइवर्जेंट ई डेल वी। अति सूक्ष्म आयतन डेल वी है और आप सॉल्यूशन करने के बाद इसका लास्ट में ये अवकल रूप आपको मिलेगा। मैं इसे लॉन्ग क्वेश्चन की तरह डील कराऊंगा, आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आपको ये मिलेगा। विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 2I4J 7K में रखने पर पृष्ठ S और 10J में कितना विद्युत फ्लक्स बाहर आएगा? फाई E इक्वल टू ई डेल एस। ई की जगह पर आपका आ जाएगा ई की वैल्यू और एस की जगह पर एस की वैल्यू 10J। बाकी आई और के से मतलब नहीं है। 4J और 10J की मल्टीप्लाई करो तो 40 यूनिट आपका आ जाएगा J और J की मल्टीप्लाई करने से। ए लंबाई की भुजा वाले खोखले घन के केंद्र पर एक आवेश Q रखा है। घन के प्रत्येक फलक पर विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है आपको। इसमें 6 फलक होते हैं। 1/6 फाई ई, फाई की जगह पर Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो आपको पुट कर देना है। धारा घनत्व से क्या अभिप्राय है? धारा घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। एक वेक्टर राशि है। अविरतता समीकरण देने डाइवर्जेंट जे सिग्मा अपॉन एन और सिग्मा अपॉन एन को जीरो पुट कर देंगे, इसलिए डाइवर्जेंट जे भी आपका जीरो हो जाएगा। विद्युत विभवांतर विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किसी धन परीक्षण आवश्यक किए गए कार्य उसके मान की निष्पत्ति को विद्युत विभवांतर कहते हैं। 12th है। लॉरेंज बल मोस्ट इंपोर्टेंट। लॉरेंज बल का बार फॉर्मूला याद करना है आपको। ये F इक्वल टू क्यू जीरो ई प्लस वी गुना बी। ये क्या है? लॉरेंज बल कोई नया बल नहीं है, विद्युत बल और चुंबकीय बलों का संयोग मात्र है। ठीक है, लॉरेंज बल विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को मिला दो तो लॉरेंज बल बन जाएगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं 19 से लेकर 24 तक लगभग सेम टू सेम टाइप क्वेश्चन, जिनमें आपको ये याद करना होगा एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी। आपको ये याद रखना होगा। गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल का वेक्टर रूप लिखना है। भौतिक राशियों के युग्म भी आपको परस्पर बताने। क्यू वी हो गया, एक बार एफ एम को ले लेंगे हम वी के साथ, एक बार एफ एम को ले लेंगे हम बी के साथ। ठीक है, ये देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। एफ एम इसको बता देना। एफ एम क्या है? एफ एम एक चुंबकीय बल है, वी वेग है, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, बी चुंबकीय क्षेत्र, एफ एम चुंबकीय बल, वी वेग है। भौतिक राशियों के युग्म एफ एम के साथ वी, फिर एफ एम के साथ बी ले लेंगे। स्किन प्रभाव किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बता देता हूँ। ये मान लो एक स्किन है। अभी कि जब किसी चालक में प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो धारा का घनत्व तो समान नहीं होता। केंद्रीय भाग में तो कम होता है धारा का घनत्व, और बाहर यहाँ पर बाहर जो है धारा का घनत्व अधिक होता है। केंद्रीय भाग में धारा का घनत्व कम और बाहर धारा का घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मुख्यतः बाहर जो है धारा का घनत्व ज़्यादा होता है, तो ये चालक की स्किन में बहती है, तो इसे स्किन प्रभाव कहते हैं। अब मैंने कहा था जो क्वेश्चन नंबर ये था 19, इसको याद कर लीजिएगा। एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी, इसी से 21 होगा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के आधार पर चुंबकीय प्रेरण बताना है। एफ इक्वल टू क्यू वी बी। बस यहाँ पर आपको एक एंगल पुट कर देना है, क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा पर 90 को आप 1 रखेंगे तो एफ इक्वल टू क्यू वी बी आ जाएगा। बीटा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो चुंबकीय बल एफ इक्वल टू क्यू वी आपको मिलेगा। बी अगर हम बाहर लेंगे तो बी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी मिलेगा।
ठीक है, क्यू की जगह 1 और वी की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो बी इक्वल टू हो जाएगा आपके एफ के। कहा जाता है किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी उस स्थान पर एकांक वेग से, एकांक यानी वेग v1 है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में एकांक आवेश, आवेश भी एकांक आवेश से चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल के बराबर होता है। ये देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी उस स्थान पर एकांक आवेश और एकांक वेग पर लगने वाले बल एफ के बराबर होता है। सिंपल। एक प्रोटॉन जो है चुंबकीय 80 डिग्री से प्रवेश करता है तो उसका कैसा होता है, वो हेलिकल होगा, वह जो है आपका कुंडली नहीं होगा। एक प्रोटॉन अगर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है 80 डिग्री पर, या 90 पे करे, 0 पे करे, 180 पे करे, तो उसका प्रोटॉन तो, अरे ये क्या हो गया भाई, कोई बात नहीं, कर रहा है चूज करना। तो इधर जो है अगर 0, 90, 180 पे या 80 पे करे तो प्रोटॉन जो कि आवेशित कण है वो हेलिकल, वह कुंडलिनी हो जाएगा। 23वां भी ऐसा ही है। देखिए पहले तो 21 और 19 एफ इजकल टू क्यू वी बी, एफ इजकल टू क्यू वी बी। 23 देख लीजिए, एफ एम क्यू आवेश, एक आवेशित कण वी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र प्रति सेकंड कितना कार्य कर रहा है, एफ एम इजकल टू क्यू वी बी। ठीक है, एफ एम इजकल टू क्यू वी बी। यहाँ पर आपको डब्ल्यू को 0 पुट करना है, कृत कार्य आपको शून्य दिखाना है। एक प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है तो उसका पथ कैसा होगा, वही क्यू वी बी साइन 90, क्यू वी बी एफ इजकल टू क्यू वी बी हो जाएगा, 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर आपको वर्ताकार, वह उसका पथ जो है वर्ताकार होगा। एक प्रोटॉन अगर लंबवत प्रवेश करता है वर्ताकार होगा, और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला mv²r आपको QEV के इक्वल टू में कर देना है। हॉल प्रवाह और हॉल विभवांतर में क्या अंतर है, जब किसी धारावाही चालक के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है, धारावाही चालक के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है तो चालक के विपरीत पार्श्वों में उन बिंदुओं पर विभवांतर हो जाता है जिन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में विभव समान पर होते हैं। बिंदु जो है चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में समान विभव पर होते हैं, इसे हॉल प्रभाव कहते हैं। उत्पन्न विभवांतर को हॉल विभवांतर कहते हैं। समझ में आ जाएगा। देखिए, जब किसी धारावाही चालक के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है तो उन चालक के पार्श्व उन बिंदुओं पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जो कि जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाता, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो बिंदु समान विभव पर थे उन्हें हॉल प्रभाव कहते हैं, और इस प्रकार उत्पन्न विभवांतर को हॉल विभवांतर कहते हैं। 25 क्वेश्चन है ये, 75 क्वेश्चन टोटल है इस बुक में। ये 25 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स के सेकंड पेपर में।